अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑर्गेनिज्म इकोलाई को। एस्चरिचिया कोलाई जो है हमारे पास एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज़ होता है। हम इसको अपने रिसर्च के अंदर यूज़ करते हैं। और मॉडल ऑर्गेनिज्म जब हम कोई सिलेक्ट करते हैं तो हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि उसका जीनोम सीक्वेंस हुआ है कि नहीं हुआ, उसका जो है रेप्लिकेशन साइकिल कितने टाइम का है, और वो ईजी टू हैंडल है, हम उनको इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर हम कुछ ऑर्गेनिज्म जिनका जीनोम भी कम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपल होता है, हम उनको एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है इकोलाई। हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं और कौन से इसके स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी वजह से हमने इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज़ किया, और इसकी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं। तो ये सब कुछ जो है हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले है कि ये इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, किस स्टडी के लिए जो है हम इकोलाई को यूज़ करते हैं। तो अगर हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, रिकम्बिनेशन और म्यूटेशन, जीन रेगुलेशन, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारी जो स्टडीज़ हैं इसके लिए हम इकोलाई को यूज़ करते हैं। और इसके क्या है, यहाँ पे वाइटल स्टैटिस्टिक्स बताई हैं कि जो इकोलाई है इसका साइज़ क्या है, 4.6 MB। और इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो एक क्रोमोसोम होता है और वो भी सर्कुलर होता है। नंबर ऑफ जीन जो से है इसके अंदर 4000 है। और परसेंटेज विद द ह्यूमन होमोलॉग्स, के ह्यूमन के साथ कितनी होमोलॉगी है इसकी, तो वो है 8%। और एवरेज जीन साइज जो सा है वो 1 KB है, और इसके अंदर इंट्रोज नहीं है। इन पूरा जो जीनोम साइज है वो 4.6 MB है। एक जीन का जो हम एवरेज साइज निकालते हैं तो वो 1 KB है। ट्रांसपोसोन्स है इसके अंदर, स्ट्रेन स्पेसिफिक 60 कॉपीज पर जीनोम। ट्रांसपोसोन्स हमारे पास जंपिंग जीन्स होते हैं, मतलब कि जंपिंग जीन से मुराद डीएनए का वो पार्ट जो फिर जीनोम में कहीं भी जाके इंटीग्रेट हो सकता है। मतलब कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे जीनोम के अंदर मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके इंटीग्रेट हो सकते हैं। और जो इकोलाई है इसका जीनोम 1997 में सीक्वेंस्ड हुआ था। अब देखते हैं इसके बारे में। द यूनिसेलुलर बैक्टीरियम इकोलाई इज वाइडली नोन एज डिजीज काजिंग पैथोजन। जो सा है पहले इसको वाइडली किसके लिए, किस वजह से जाना जाता था कि ये डिजीज काजिंग पैथोजन है। ये क्या है, सोर्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग एंड इंटेस्टाइनल डिजीज। इकोलाई जो सा है ये यूनिसेलुलर बैक्टीरियम है और डिजीज काजिंग पैथोजन था, सोर्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग। के फूड पॉइजनिंग और इंटेस्टाइनल जो डिजीजेस थे उसके अंदर इकोलाई इन्वॉल्व था। However, this negative reputation is undeserved। मतलब ये इसकी नेगेटिव रेपुटेशन, अब मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही डिजीज काजिंग है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि although some strains of the E. coli are harmful, कुछ जो से इसके strains हैं वो harmful हैं, others are natural and essential resident of the human gut। इसके सारे नहीं, कुछ हमारे पास स्ट्रेन्स हैं जो कि डिजीज काज करते हैं, जिसमें ऊपर जिक्र किया गया कि फूड पॉइजनिंग में, इंटेस्टाइनल डिजीज के अंदर ये इन्वॉल्व है। तो कुछ इसकी स्ट्रेन्स हैं जो ये डिजीज काज करते हैं, जबकि कुछ जो से है वो नेचुरल है, और कुछ जो से है ह्यूमन गट के अंदर इसेंशियल रेजिडेंट है, कि वो मतलब ह्यूमन गट के अंदर पाए जाते हैं, वो बेनिफिशियल है। एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेन्स ऑफ इकोलाई प्ले एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन जेनेटिक एनालिसिस। In the 1940s, several groups began investigating the genetics of E. coli. The need was for the simple organism that could be cultured inexpensively to produce large number of the individual of bacteria to be able to find and analyze rare genetic events। अब उन्होंने कहा कि 1940 के अंदर इसकी जो जेनेटिक्स है उसके ऊपर काम शुरू हुआ, और साइंटिस्ट जो से थे, रिसर्चर थे, उनको एक सिंपल ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत थी जिसको कल्चर करें, कल्चर करने पे उनका खर्चा भी ज़्यादा ना लगे, और फिर उनके पास थोड़े टाइम के अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में इकोलाई प्रोड्यूस हो जाए। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या है, इकोलाई के ऊपर काम शुरू किया। Because E. coli can be obtained from the human gut and is small and easy to culture, it was natural choice। अब उन्होंने फिर E. coli को चूज क्यों किया, क्योंकि इसका सोर्स क्या था, ह्यूमन गट के अंदर ये प्रेजेंट था, इजी था, और इसका साइज भी स्मॉल था, इसको इजी था कल्चर करना। तो इस वजह से जो सा है साइंटिस्ट ने इसको चूज किया। वर्क ऑन E. coli defined the beginning of the black box reasoning in genetics through the selection and analysis of the mutation workings of the cellular process could be deduced even though the individual cell was too small to be seen। अब इकोलाई को जो सा है ब्लैक बॉक्स रीजनिंग इन जेनेटिक्स एक टर्म है, ब्लैक बॉक्स। उसके अंदर ये था कि मतलब हमें पता नहीं होता, कि अब हमें नहीं पता कि इकोलाई के अंदर जो सा है म्यूटेशंस किस तरह से हो रही हैं,
क्योंकि अब एक जो सेल होता है वो हमें आम आँख से नज़र नहीं आता। अब इसके अंदर हमें पता नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन हम बार-बार जिनसे हैं इसकी क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी हमारे पास, तो हम उनको पॉपुलेशन को एनालाइज़ कर सकते थे सिलेक्शन के थ्रू, और म्यूटेशंस को हम देख सकते हैं, मतलब म्यूटेशन को हम ऑब्जर्व कर सकते थे, एनालाइज़ कर सकते थे। ऑल्दो कि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल था और हमें इसका मतलब आम आँख से हम नहीं देख सकते थे इसे, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ कर सकते थे, यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है। तो इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, इसके अंदर है मच ऑफ द इक्वलाइज सक्सेस एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म कैन बी एट्रीब्यूटेड टू स्टैटिस्टिक। एक क्या है इसका साइज क्या है 1 माइक्रोमीटर एंड 20 मिनट्स जनरेशन टाइम। ये दो बातें हैं इसकी जो मॉडल ऑर्गेनिज्म इसको बनाने के अंदर या इसको सक्सेसफुल मॉडल ऑर्गेनिज्म बनाने के अंदर जिनका बहुत बड़ा हाथ है वो है, एक इसका स्मॉल साइज कितना 1 माइक्रोमीटर एंड अदर इज द जनरेशन टाइम 20 मिनट इसका जनरेशन टाइम है। अब आगे बताया है रेप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम टेक्स 40 मिनट्स बट द मल्टीपल रेप्लिकेशन फॉक्स अलाउ द सेल टू डिवाइड इन 20 मिनट्स। अब जो इकोलाई का क्रोमोसोम है उसकी रेप्लिकेशन के अंदर 40 मिनट लगते हैं, लेकिन अब ये होता है कि इस तरह नहीं होता कि एक साइकिल कंप्लीट हो और फिर अगला शुरू हो। इसमें क्या होता है कि एक साइकिल अभी कंप्लीट हो नहीं हुआ होता, साथ ही दूसरा शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रेप्लिकेशन फोर्क्स हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है टाइम 20 मिनट्स, ओवरऑल 20 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि अभी एक साइकिल जो सा है वो कंप्लीट नहीं हुआ, साथ ही रेप्लिकेशन मतलब दूसरे की स्टार्ट हो जाती है। तो अब पूछा जाए तो क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन में 40 मिनट्स लगते हैं, जबकि वैसे इसका जो है जनरेशन टाइम वो 20 मिनट है इकोलाई का। Consequently, this prokaryote can be grown in the staggering number, a feature that allow the genetics to identify mutations and other rare genetic events such as intragenic recombinations। अब यही के दिस प्रोकैरियोट कैन बी ग्रोन इन स्टैगरिंग नंबर, मतलब कि ये जो सा हमारे पास प्रोकैरियोट है इकोलाई, ये स्टैगरिंग नंबर में बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रो कर सकता है। तो इस वजह से हम मतलब जो जेनेटिक्स हैं या फिर जो रिसर्चर्स हैं उसको यूज़ करते हैं म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो उनसे रेयर जेनेटिक इवेंट जैसे कि इंट्राजेनिक रिकम्बिनेशन, तो इन सब को स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि रेयर जेनेटिक इवेंट्स उस वक्त हमें मिलेंगे ना जब हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी। जिस तरह के अब कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर रिकम्बिनेशन या फिर कोई भी म्यूटेशन आने, मतलब हम कहते हैं कि 1000 में से एक के अंदर जो सा है चांस होता है कि इस तरह म्यूटेशन हो जाए। तो अब हमें उस एक म्यूटेशन वाले केस को देखने के लिए हमें 1000 इंडिविजुअल्स चाहिए। तो फिर इसके अंदर इकोलाई के केस में ये ईजी होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रो कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाती है, तो फिर जो रेयर इवेंट्स होते हैं जेनेटिक इवेंट्स उनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। E. coli is also remarkably easy to culture. When the cells are spread on the plate of the nutrient medium, each cell divides in situ and forms a visible colony. अगर हम इसको प्लेट के ऊपर न्यूट्रिएंट मीडिया पर ग्रो कराते हैं तो हमें ये विजिबल कॉलोनीज इनकी नजर आती हैं। अल्टरनेटिवली बैचिंग सेल कैन बी ग्रोन इन लिक्विड शेक कल्चर। अगर हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो फिर हम इसको लिक्विड शेक कल्चर के अंदर ग्रो करते हैं। Phenotypes such as colony size, drug resistance, ability to obtain energy from the particular carbon source, and the color dye production take place of the morphological phenotypes of the eukaryotic genetics। अब इसके अंदर जो हम phenotypes को भी देख सकते हैं, जिस तरह कि हम colony size हो गई, drug resistance इसके अंदर है या नहीं है, और कौन से कार्बन सोर्स से ये एनर्जी ले रहा है। हम मीडिया के अंदर जब कार्बन सोर्स ऐड करते हैं तो हमें पता होता है, तो हम डिफरेंट कार्बन सोर्स ऐड करके भी चेक कर सकते हैं कि किस से इसकी इतनी एनर्जी ले रहा है और ये कौन से कलर जो से प्रोड्यूस कर रहा है, कौन से डाई प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो मार्फोलॉजिकल फिनोटाइप्स हैं हम इनको भी स्टडी कर सकते हैं इकोलाई के अंदर। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल है स्ट्रेचिया कोलाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय सिंपल सेल फिशन, बाइनरी फिशन जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिशन के थ्रू हो रही है, जिसके अंदर क्या होता है जीनोम रेप्लिकेट होता है और पार्टीशन विद द डिवाइडिंग सेल, मतलब कि जीनोम एक हमारे पास बैक्टीरिया है उसके अंदर जीनोम की कॉपी बनती है और कॉपी जो सी है फिर अब जो बैक्टीरिया होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक कॉपी एक तरफ चली जाती है दूसरे में दूसरी तरफ चली जाती है। बाइनरी फिशन मतलब कि वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। इन द 1940s जब हमने ऊपर भी देखा कि 1940 के अंदर इसकी जेनेटिक्स के ऊपर काम शुरू हुआ, जोशुआ लेडरबर्ग एंड एडवर्ड टेटम डिस्कवर दैट ई. कोलाई हैज अ टाइप ऑफ द सेक्सुअल साइकिल
in which the cells of genetically differentiated sexes fuse and exchange some or all of their genomes, sometime leading to the recombination. अब 1940 के अंदर ये डिस्कवर हुआ कि जो इकोलाई के अंदर है सेक्सुअल साइकिल भी है, जिसके अंदर डिफरेंट जो जेनेटिकली डिफरेंशिएटेड सेक्सेस के जो बैक्टीरिया हैं वो फ्यूज करते हैं और वो क्या करते हैं अपना पूरा या फिर थोड़ा सा जो जीनोम है वो एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस जब जीनोम एक्सचेंज हो रहा होता है तो इस प्रोसेस के दौरान रिकम्बिनेशन भी हो जाती है। अब आगे है मेल्स कैन कन्वर्ट द फीमेल्स इनटू मेल्स बाय द ट्रांसमिशन ऑफ द पार्टिकुलर प्लाज्मिड। एक पार्टिकुलर प्लाज्मिड है जिसके थ्रू जो मेल बैक्टीरिया है वो फीमेल को मेल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। दिस सर्कुलर एक्स्ट्रा जीनोमिक 100 kb DNA प्लाज्मिड। अब ये कौन सा प्लाज्मिड है? ये एक्स्ट्रा जीनोमिक है, मतलब कि जो मेन जीनोम है बैक्टीरिया का उससे हटके ये एक अलग से एक्स्ट्रा सेलुलर जो सा है ये हमारे पास पीस है। और कितना है इसका साइज? 100 kb DNA प्लाज्मिड, इसको हम F प्लाज्मिड बोलेंगे। डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ मेलनेस। अब ये जो F प्लाज्मिड है जिसका साइज 100 kb है ये जो सा है मेलनेस को मतलब शो करता है। अगर जिसके अंदर ये F प्लाज्मिड होगा वो हमारा बैक्टीरिया मेल होगा। F positive cells acting as a male donors transmit the copy of the F plasmid to the recipient cells। अब ये क्या है जो हमारे पास F पॉजिटिव है याद रखना है ये मेल के तौर पे काम करते हैं, मेल डोनर्स। और मेल डोनर्स अब क्या होंगे कि ये अपना F जो सा है F प्लाज्मिड जो मेलनेस का है वो ट्रांसफर करेंगे। The F plasmid can integrate into the chromosome to form an HFR cell types which transmit the chromosome lineage to the F negative recipient। अब इसके अंदर क्या होता है कि F प्लाज्मिड है जो हमारा मेलनेस का है प्लाज्मिड, ये इंटीग्रेट कर जाता है क्रोमोसोम के अंदर। सेल का जो क्रोमोसोम है ये उसके अंदर मतलब कि अब हमने वैसे कहा कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है ना, डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ये मेन जीनोम का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब एफआर हमारे पास बनता है तो उसके अंदर क्या होता है ये जो सा एफ वाला है हमारा ये जो मेन जीनोम है हमारा जो एक्स्ट्रा ये प्लाज्मिड था ये मेन जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर जाता है। तो फिर हमारे पास क्या बनता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट सेल बन जाते हैं, मतलब जो हमारा बैक्टीरिया फिर होगा वो HFR बन जाएगा। फिर ये HFR क्या करेगा? ट्रांसमिट द क्रोमोसोम लिनियरली टू द F नेगेटिव रेसिपिएंट्स। फिर अब क्या होगा कि ये अब हमने ऊपर पढ़ा ना कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि वो अपना पूरा जीनोम या फिर कुछ जीनोम का पार्ट एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं या फिर शिफ्ट करते हैं। तो इसके अंदर ये होगा कि अब ये जो HFR मतलब जीनोम हो गया तो ये जो सा है F पॉजिटिव के अंदर सॉरी F नेगेटिव रेसिपिएंट के अंदर जाएगा। F जो सा था अब दोबारा देखते हैं इसको, F पॉजिटिव इसके अंदर F हमारा प्लाज्मिड है ये मेल है और F नेगेटिव जो है वो फीमेल रेसिपिएंट है, ये F पॉजिटिव मेल डोनर है। अब हमने जो F प्लाज्मिड है उसको फीमेल के अंदर ट्रांसफर करना है, तो वो कैसे ट्रांसफर होता है? वो जो सा मेन क्रोमोसोम होगा मेल के अंदर ही मेन क्रोमोसोम के अंदर जो F प्लाज्मिड है वो इंटीग्रेट हो जाएगा और फिर अब वो पूरा जो सा क्रोमोसोम है वो F नेगेटिव जो रेसिपिएंट है उसके अंदर चला जाएगा। अब जब वो उसके अंदर चला जाएगा तो ये F नेगेटिव जो रेसिपिएंट है ये मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। Other plasmid are found in the E. coli in nature. Some carry genes whose function equip the cell for the life in the specific environments। अब ये तो एक हमने एक की बात की ना कि ये F प्लाज्मिड पाया जाता है जो मेलनेस को कैरेक्टराइज करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो से हैं एक्स्ट्रा प्लाज्मिड जो से हैं वो पाए जाते हैं और उनका डिफरेंट फंक्शन होता है। यहाँ पे एग्जांपल दी है R प्लाज्मिड की और ये R प्लाज्मिड जो से हैं ये कैरी करते हैं ड्रग रेजिस्टेंस जीन्स को, एग्जाम्पल के तौर पर दी है। तो ये जो से एक्स्ट्रा जो से हमारे पास प्लाज्मिड होते हैं ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर अडॉप्ट करने में। जिस तरह ये आर प्लाज्मिड है इसके अंदर ड्रग रेजिस्टेंस है, अगर कोई ड्रग वाला इन्वायरमेंट है तो ही उसके अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। और लाइफ साइकिल की जो लेंथ है यहाँ पे हमारे पास वो 20 मिनट है। इसके बाद है genetics have also take advantage of the some unique genetic elements associated with the E. coli. Bacterial plasmid and the phage are used as a vector to clone genes of other organism within the E. coli. ये हमने पढ़ा है recombinant DNA टेक्नोलॉजी में कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो से हैं एंड फेज ये यूज होते हैं एज अ वेक्टर टू क्लोन द जीन्स ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स विद इन द E. coli। हम E. coli के अंदर अदर ऑर्गेनिजम्स के जो जीन्स हैं
उनको क्लोन कर सकते हैं। जैसे इंसुलिन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है या फिर इकोलाई से हम प्लाज्मिड को लेते हैं, उसको स्पेसिफिक साइट से कट करा के उसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन इंसर्ट करके हम इकोलाई के अंदर प्रोड्यूस कराते हैं। तो यहाँ पे यही है कि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन्स को इकोलाई के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, सॉरी क्लोन कर सकते हैं। Transposable elements from the E. coli are harnessed to disrupt the genes in clone-induced eukaryotic DNA. Transposable elements होते हैं हमारे पास jumping genes। तो जो jumping genes हैं E. coli से, उन्होंने कहा है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हमने किसी मतलब किसी भी DNA को साइलेंस करना है या जीन को साइलेंस करना है, रोकना है या उसको चेंज करना है, तो उसके डिस्ट्रप्शन के लिए हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। और सच्चा बैक्टीरियल एलिमेंट्स आर की प्लेयर्स इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बाद हमारे पास है जेनेटिक एनालिसिस। जेनेटिक एनालिसिस में देखते हैं हम spontaneous E. coli mutants show the variety of the DNA changes ranging from the simple base substitution to the insertion of the transposable elements। अब इसमें है कि जो E. coli के अंदर म्यूटेशन होती है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो नेचुरली हो रही होती है, उसके अंदर डीएनए में डिफरेंट चेंजेस आती हैं। मतलब क्या चेंजेस आ सकती हैं, बेस सब्सटीट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन से लेके अब इंसर्शन ऑफ द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, जिनको हमने जंपिंग जीन बोला, मतलब कि कोई भी जीन इंसर्ट हो जाए, यहाँ तक जो से ये चेंजेस हैं, ये स्पॉन्टेनियसली होती है, नेचुरली होती हैं। The study of the rare spontaneous mutations in the E. coli is feasible because large populations can be screened। अब हम इनको स्टडी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन है, हम उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। However, mutagens are also used to increase the mutation frequencies। mutagens हमें पता है ऐसे केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशन काज करते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, एक तो हमारे पास पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जिसके अंदर नेचुरली स्पॉन्टेनियसली म्यूटेशंस हो रही हैं। दूसरा क्या कि फिर हम म्यूटाजेंस को, जो केमिकल्स हैं, रेडिएशंस होती हैं, उसके थ्रू भी हम म्यूटेशंस को इंड्यूस करवा सकते हैं इकोलाई के अंदर। To obtain the specific mutant phenotype that might represent the defects in the process under the study, screens or selections must be designed। अब है कि specific mutant phenotype को हमने अगर फाइंड करना है तो उसके लिए फिर हम जो है स्पेसिफिक हमारे पास प्रोसेस होगा, हमारे पास स्पेसिफिक टेस्ट वगैरह या मेथड्स जो हैं स्क्रीनिंग के, सिलेक्शन के, हम उनको डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशनल म्यूटेशन and the mutations conferring resistance to the drugs or the phage can be obtained on the plate supplemented with the specific chemical drugs or the phages। अब है कि हमने अगर न्यूट्रिशनल म्यूटेशन देखनी है तो हम पैटी प्लेट पे इनको ग्रो करवाते हैं। अगर हम इकोलाई को, तो हम उसके अंदर देख सकते हैं, हम न्यूट्रिएंट मीडिया चेंज करके कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो कर रहे हैं बैक्टीरिया, मीडिया चेंज कर रहे हैं तो उस पर ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर न्यूट्रिशनल हिसाब से म्यूटेशन आई है तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। म्यूटेशन कन्फरिंग रेजिस्टेंस टू ड्रग और द फेज। अब इसके अंदर हम क्या है कि हम पेटी प्लेट है, उसके अंदर हम मीडिया के अंदर क्या है, एंटीबायोटिक को ऐड कर देंगे और फिर हम अब बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसको किसी स्पेसिफिक या एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट इसके अंदर रेजिस्टेंस है या नहीं है। तो ये सब जो से हैं हम इनको टेस्ट कर सकते हैं। आगे आती है नल म्यूटेशन। नल म्यूटेशन ऑफ द एनी एसेंशियल जीन विल रिजल्ट इन द नो ग्रोथ। These mutations can be selected by adding penicillin, which kills the dividing cell but not growing the cells। अब है नल म्यूटेशन। नल म्यूटेशन में क्या होता है, म्यूटेशन ऑफ एनी एसेंशियल जीन विल, मतलब नल म्यूटेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक म्यूटेशन आ गई इकोलाई के अंदर, ऐसी म्यूटेशन है, अब इसमें इकोलाई जो है मतलब नेक्स्ट जो सा है रीग्रो नहीं कर सकता, इसके अंदर मतलब मजीद ग्रोथ नहीं होती या फिर रिप्रोडक्शन नहीं होती, बस वो है इकोलाई जो हमारे पास है वही रहेगा। अब वो नेक्स्ट जो सा है वो मजीद ग्रो नहीं कर पाएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पेंसिलिन को ऐड करते हैं अपने मीडिया के अंदर, प्लेट के अंदर। और अब इसका पेंसिलिन का क्या है कि पेंसिलिन सिर्फ उन सेल्स को किल करती है जो डिवाइडिंग होते हैं, जो मतलब मुसलसल जिनके अंदर डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन अब हमने क्या कहा, हमने म्यूटेशन कर दी, अब हमने चेक करना है वो म्यूटेशन जिससे अब डिवीजन सेल्स की रुक गई है, ग्रोथ होना बंद हो गई है, अब हमने इसको चेक करना है। अब हम पेंसिलिन ऐड करते हैं। पेंसिलिन क्या करती है, जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनको किल करती है और जो नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं उनको किल नहीं करती। अब फिर हम पेंसिलिन ऐड करते हैं मीडिया के अंदर, हम उसके ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, हम चेक करते हैं अगर बैक्टीरिया ग्रो कर गई है उसके ऊपर पेंसिलिन से, वो मरे नहीं, तो इसका मतलब है नल म्यूटेशंस हो गई हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया किल हो जाते हैं तो इसका मतलब है नल म्यूटेशन नहीं हुई। तो ये हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। For the conditional lethal mutations, replica plating can be used।
रेप्लिका प्लेटिंग यूज होती है। रेप्लिका प्लेटिंग में क्या है, म्यूटेटेड कॉलोनीज ऑन द मास्टर प्लेट आर ट्रांसफर्ड बाय द फेल्ट पैड टू द अदर प्लेट्स दैट आर देन सब्जेक्टेड टू द सम टॉक्सिक इन्वायरमेंट। अब लिथल म्यूटेशन कौन सी होती हैं, हमने देखनी होती हैं इन एनवायरनमेंट के हिसाब से उनके अंदर कौन सी म्यूटेशन आ रही है, या फिर उनको कंडीशनल म्यूटेशंस भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हमारे पास एक पेट्री प्लेट है, उसके ऊपर कॉलोनी ग्रो हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, फेल्ट पैड को यूज करते हैं, उसके जरिए एक के ऊपर जो म्यूटेशन वाली हमारी जो मास्टर प्लेट समझ लें, उसके ऊपर जो कॉलोनी है, हम उस कॉलोनी को उठा के हम बहुत सारी अदर प्लेट्स के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब बहुत सारी प्लेट्स पे क्या है, सेम कॉलोनी आ गई हमारे पास। अब हम सबको डिफरेंट इन्वायरमेंट में रखेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में, डिफरेंट पीएच वाले इन्वायरमेंट में, और डिफरेंट मीडिया की जो कंसंट्रेशन है ये चेंज कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि किसके ऊपर जो सा है, किस कंडीशन पे हमारे बैक्टीरिया जो से हैं वो ग्रो कर रहे हैं, किस पे नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है लिथल कंडीशन लिथल म्यूटेशंस के अंदर, कंडीशनल के किस कंडीशन पे जो है म्यूटेशन हो रही है या नहीं हुई है। Mutation affecting the expression of the specific gene interest can be screened by fusing it to the reporter gene, such as the LAXI gene, whose protein producer can make blue dye, and the GFP gene, whose product fluoresces the when exposed to the light of the particular wavelength. अब ये है कि mutations के हम इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। हम उनके साथ एक स्पेसिफिक जीन लगा देते हैं जिसको उन्होंने रिपोर्टर जीन कहा है। जिस तरह के एग्जांपल है रिपोर्टर जीन्स की, कौन सी, लैक्सी जीन, और हमारे पास दूसरा है GFP जीन्स। हमने जो स्पेसिफिक म्यूटेशन जिस साइट पे करानी होती है, या फिर समझ लें म्यूटेशन हमने करवानी है किसी जीन को इंसर्ट करके, तो उसके साथ हम ये रिपोर्टर जीन लगा देते हैं। तो फिर हम इस रिपोर्टर जीन के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा जो इंसर्शन थी या फिर जीन को इंसर्ट करवा के जो हमने म्यूटेशन करवानी थी वो हुई है या नहीं हुई। तो लैक्सी जीन का ये है कि ये ब्लू डाई प्रोड्यूस करता है। हमने इसको भी पहले स्टडी किया हुआ है। और GFP जीन का है कि ये अगर इंसर्शन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो फिर इसके है कि अब ये जीन जो सा है फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। जब पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट इसमें से गुजारी जाए, तो फिर हम लाइट डाल के चेक कर सकते हैं कि अगर फ्लोरेसेंस हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारा जो जीन था वो इंसर्ट हो गया, म्यूटेशन हो गई है। After the set of the mutations affecting the process of interest have been obtained, the mutations are stored into their genes by recombination and complementation. These genes are cloned and sequenced to obtain the clues to function. Targeted mutagenesis can be used to tailor mutational changes at the specific protein position. इसके अंदर बताया गया हमारे पास के set of the mutation affecting the process of interest have been obtained. The mutation are sorted into their genes by combination and complementation. मतलब कि हमारे पास जो म्यूटेशन का प्रोसेस था, या फिर हमारे पास एक सेट ऑफ म्यूटेशन आ गया। म्यूटेशन कैसे हुई है जीन्स के अंदर, रिकम्बिनेशन के थ्रू हुई हैं या फिर कम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हुई हैं। तो इन जीन्स को हम क्लोन करते हैं और इनके सीक्वेंस को ऑब्टेन कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये जीन क्या फंक्शन कर रहे थे म्यूटेशन के बाद, ये कौन सा फंक्शन कर रहे हैं। फिर कौन सा है, हम टारगेटेड म्यूटाजेंसिस या फिर टारगेटेड म्यूटेशन भी करवाते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स को देखने के लिए। स्पेसिफिक प्रोटीन्स के एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए या एक्सप्रेशन को रोकने के लिए हम टारगेटेड म्यूटेशंस भी करवाते हैं। In E. coli, classes are used to map mutations to produce the specific cell genotype, and recombinations are made by the mixing HFR cells having integrated F plasmid and F negative cells. अब हम जो सा है म्यूटेशन को चेक करने के लिए हम क्लासेस करवाते हैं, और रिकम्बिनेंट्स बनते हैं क्लासेस के रिजल्ट में हमारे पास। और ये कैसे बनते हैं, रिकम्बिनेंट्स आर मेड बाय मिक्सिंग HFR सेल एंड F नेगेटिव सेल। F नेगेटिव सेल्स हमारे पास जो से हैं वो होते हैं रेसिपिएंट सेल्स, फीमेल्स होते हैं, और HFR हमारे पास वो सेल्स हैं जिनके पास हमारा इंटीग्रेटेड F प्लाज्मिड होता है, जिनके जीनोम के अंदर या क्रोमोसोम, जो मेन क्रोमोसोम होता है उसके अंदर F इंटीग्रेटेड होता है। Generally, an HFR donor transmit part of the bacterial genome, forming a temporary merozygote in which the recombination take place. अब इसमें क्या होता है, जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास टेम्परेली मेरोजाइगोट बन जाता है। मेरोजाइगोट जो है हमारे पास ये डिप्लाइड होता है, कि ये टेम्परेली बन रहा है किसके मिक्स करने से, HFR के और F नेगेटिव सेल्स के मिक्स करने से मेरोजाइगोट बनता है। HFR process can be used to perform the mapping by time of marker entry or by the recombinant frequency.
अब इसमें HFR प्रोसेस को हम कैसे कर सकते हैं, कैन बी यूज टू परफॉर्म, मतलब मैपिंग हम कर सकते हैं HFR की टाइम ऑफ द मार्कर एंट्री के, मार्कर जो सा है वो एंटर कब हुआ है और रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देख के, या फिर के मतलब हमने जब इन दोनों को मिक्स किया तो कितने रिकम्बिनेंट हमारे पास बने, उस हिसाब से भी हम जो सा है मैपिंग को कर सकते हैं. By the transfer of F derivatives carrying donor genes to the F negative, it is possible to make stable partial replies to study gene interactions or the dominance. F derivatives जो से हैं carrying donor genes to F negative, मतलब कि F derivatives वो होंगे HFR, वो उनके पास जो कैरिंग जीन था, कैरिंग डोनर जीन्स अब F नेगेटिव के अंदर शिफ्ट हो गया, तो इसमें क्या होगा, इट इज पॉसिबल टू मेक स्टेबल पार्शियल रिप्लाइज टू स्टडी जीन ऑफ इंटरेस्ट और डोमिनेंस. अब इसमें ये था कि जब हमने यहाँ पे भी कहा कि जब HFR को F नेगेटिव को मिक्स करते हैं तो हमारे पास मेरोजाइगोट बनता है. ये मेरोजाइगोट ही ये हमारे पास क्या है, पार्शियल डिप्लाइड है. ये डिप्लाइड थोड़ी देर के लिए डिप्लाइड है, लेकिन इस दौरान हम जो उनसे जीन इंटरेक्शन और डोमिनेंस वगैरह इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं. टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस, हमारे टेक्निक्स ऑफ द जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसमें हमारे पास आती है स्टैंडर्ड म्यूटाजेनेसिस. म्यूटाजेनेसिस में है हम म्यूटेशन करवाते हैं, खुद इंड्यूस करवाते हैं, किसके थ्रू, केमिकल्स और रेडिएशंस के थ्रू और ट्रांसपोजोन के थ्रू. केमिकल रेडिएशंस का हमें पता है कि गामा रेज या फिर जो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं या फिर म्यूटाजेनेसिस जो होते हैं स्पेसिफिक, उनके थ्रू हम म्यूटेशन करवा सकते हैं. या फिर ट्रांसपोसोन्स जो से जंपिंग जीन्स हैं, जो हमने कहा कि जिनोम के अंदर जंप करते रहते हैं, खुद ही इंसर्ट हो जाते हैं, तो उसके थ्रू क्या है, म्यूटेशन आ जाती है. और ये फिर जो सी ये म्यूटेशन जो सी है रैंडम सोमेटिक म्यूटेशन होती हैं, जो हमारे सोमेटिक सेल्स हैं उनके अंदर ये म्यूटेशन हो जाती हैं. फिर है ट्रांसजेनेसिस. ट्रांसजेनेसिस में हमारे पास क्या होता है कि एक प्लाज्मिड वेक्टर है या फिर फेज वेक्टर है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है. इसमें ट्रांसजेनेसिस में हम जो सा है जीन्स को खुद इंसर्ट करवाते हैं प्लाज्मिड वेक्टर के थ्रू. प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, अब वो जीनोम के अंदर जाके जीनोम में इंटीग्रेट भी हो सकता है, वो सेपरेटली प्लाज्मिड की तरह भी रह सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है. ये डिपेंड करता है. फेज वेक्टर के केस में वेक्टर के थ्रू ही जीन ट्रांसफर हो रहा है, या तो वो फ्री भी हो सकता है कि वैसे ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहे, या फिर जो हमारा क्रोमोसोम है, मेन जीनोम है, उसके अंदर जाके इंटीग्रेट भी हो सकता है. ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर यही होता है कि वो जाके इंटीग्रेट कर जाता है जीनोम के अंदर. टारगेटेड जीन नॉकआउट्स. टारगेटेड जीन नॉकआउट में क्या क्या मतलब होता है, हम जीन को रिमूव कर देते हैं. अब यहाँ पे टारगेटेड जीन नॉकआउट का मतलब है कि हम जो है अपना एक जो हमारा टारगेटेड जीन है हम उसको रिमूव कर देंगे, चेक करने के लिए जीन का एक्सप्रेशन क्या था. अब अगर जीन था तो क्या एक्सप्रेशन हो रहा था, जीन रिमूव हो गया तो कौन सा वर्ड जो सा अब नहीं हो रहा. और इसके लिए हम नल एलील जो से यूज़ करते हैं ना वेक्टर, और इंजीनियर्ड एलील जो से हम यूज़ करते हैं, जो टारगेटेड जीन नॉकआउट करते हैं जाके. इसके बाद हमारे पास आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, ट्रांसजेंसिस इक्वलाई प्ले अ की रोल इन इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसजीन टू द अदर ऑर्गेनिज्म. ट्रांसजेंसिस में क्या होता है, जो ट्रांसजीन्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन्स हैं उनको हमें इंट्रोड्यूस करवाना होता है. It is a standard organism used for the cloning genes of any organism. हमारे पास जो इकोलाई है वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हम अदर ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को क्लोन करते हैं. जिस तरह हमने कहा इंसुलिन प्रोड्यूस करनी हो तो हम इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स को इसके अंदर डाल देते हैं. अब इंसुलिन क्या है, इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया के अंदर तो नहीं है, हमने ह्यूमन से लिया, तो ये है क्या हुआ कि अब ह्यूमंस का जीन मतलब अदर ऑर्गेनिज्म का जीन जो है हम इसके अंदर क्लोन करा रहे हैं. E. coli plasmid or the bacteriophage are used as a vector carrying the DNA sequence to be cloned. अब plasmid या फिर bacteriophage है, ये vector के तौर पर यूज होते हैं और ये DNA को कैरी करते हैं. These vectors are introduced into the bacterial cell by transformation if the plasmid or by transduction if the phage. अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब कि नेचुरल प्रोसेस इस तरह है कि बैक्टीरिया है उसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर कोई जीन है, कोई प्लाज्मिड वगैरह या कुछ भी डीएनए के पार्ट हैं, तो वो नेचुरली जो सा है क्रोमोसोम जो नेचुरली जो जीनोम है उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाती है. जबकि ट्रांसडक्शन में ये होता है हम वेक्टर के थ्रू जो सा है जीन को भेजते हैं और वो फिर जाके इंटीग्रेट हो जाता है. आर्टिफिशियली समझ ले हम इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, तो ये है इसके अंदर.
फिर है vectors are specially modified to include unique cloning sites that can be cut by the variety of the restriction enzymes. वेक्टर्स के अंदर क्लोनिंग साइट्स होती हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है इसके बारे में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट कर सकते हैं। फिर आ जाता है शटल वेक्टर्स। शटल वेक्टर्स आर डिजाइंड टू मूव डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम यीस्ट इनटू द इकोलाई फॉर इट्स ग्रेटर केस ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड देन बैक इनटू द यीस्ट फॉर द फेनोटाइपिक असेसमेंट। शटल वेक्टर्स का ये है, हमने शटल वेक्टर जो कि मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जीन को इंसर्ट कर सकते हो। शटल वेक्टर में क्या है कि हमने पहले यहाँ पे बात की गई है कि यीस्ट के अंदर से डीएनए फ्रैगमेंट लिया, हम उसको इकोलाई के अंदर लेके गए, वहां पे उसके अंदर मैनिपुलेशन करवाई, जेनेटिक मैनिपुलेशन, मतलब कि हमने कोई और जीन इंसर्ट करना था। अब पहले जीन को यीस्ट में से निकाला, बैक्टीरिया के अंदर डाला, बैक्टीरिया के अंदर अब उस जीन के अंदर जो मॉडिफिकेशन करनी थी, इंसर्शन, डिलीशन, किसी और का जीन साथ ऐड करना था, जो भी हमने करना था चेंजिंग, वो हमने बैक्टीरिया के अंदर की। अब वहां से दोबारा निकाल के हमने उसको डाला यीस्ट के अंदर। अब वेक्टर जो सा है वो इससे ही यूज होगा, जो यीस्ट से उसको लेके आएगा इकोलाई के अंदर और दोबारा इकोलाई से यीस्ट तक लेके जाएगा, तो इसको शटल वेक्टर्स बोलते हैं। तो ये जो से शटल वेक्टर्स होते हैं। ये जो सा हमारे पास वेक्टर है, इसकी सारी क्लोनिंग साइट और सारा कुछ बताया हुआ है। टारगेटेड जीन नॉकआउट। टारगेटेड जीन नॉकआउट की हमने पहले भी बात की कि जो हमारा स्पेसिफिक जीन होते हैं हम उसको साइलेंस करते हैं। इन वन प्रोसीजर कैनामाइसिन रेजिस्टेंट ट्रांसपोसोन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द क्लोन जीन इन विट्रो by transposase by transposi enzyme। अब कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जो सा है ट्रांसपोसोन, मतलब कि कैनामाइसिन के जो जीन है हमने उनको इंट्रोड्यूस करवाना है क्लोन जीन के अंदर। उसके लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं ट्रांसपोसेज। ये एंजाइम के थ्रू हम जो हमारा जीन है कैनामाइसिन रेजिस्टेंस, उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं क्लोन जीन के अंदर। द कंस्ट्रक्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इन रेजिस्टेंस colonies आर नॉकआउट प्रोड्यूस्ड बाय द होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट हो जाती है, और अब कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन हमने डाला था ना, तो अब कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जो कॉलोनीज हैं हमारे पास, वो फिर नेक्स्ट जो सी हैं बनती हैं हमारे पास। मेन कंट्रीब्यूशन इसकी क्या है कि pioneering study for the genetics as a whole were carried out in the E. coli. Perhaps the greater triumph was the elucidation of the universal 64 genetic code. हमने जो 64 genetic code बनाए हैं वो E. coli के थ्रू बनाए हैं, तो ये उसकी मेन अचीवमेंट थी पहली। बट दिस अचीवमेंट इज फार फ्रॉम अलोन ऑन द लिस्ट ऑफ द accomplishment attribute to this organism। तो ये अकेली ही नहीं है, मतलब इसकी कामयाबी के जो 60, इसके अलावा और भी बहुत सारी है। तो पहला ही जो सी है कंट्रीब्यूशन क्या थी कि हमने यूनिवर्सल 64 जेनेटिक कोड इसके थ्रू बनाया। फिर था फर्स्ट अदर फंडामेंटल ऑफ द जेनेटिक दैट वर फर्स्ट डेमोंस्ट्रेटेड इन इकोलाई इंक्लूड स्पॉन्टेनियस नेचर म्यूटेशन। अदर जो से हमारे पास जो जेनेटिक के जो इसके मतलब इसके अंदर हमने इकोलाई के अंदर उनको देखा, वो क्या था, स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन की जो सी हमने नेचर थी, जो कि नेचुरली म्यूटेशन हो रही थी, उसको हमने फर्स्ट टाइम जो सा है इकोलाई के अंदर ऑब्जर्व किया। फिर है द वेरियस टाइप्स ऑफ द बेस चेंजेस दैट काज म्यूटेशन एंड द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। इन सब को हमने इकोलाई के अंदर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया। दिस बैक्टीरियम हेल्प्ड ओपन अप द होल न्यू एरियाज ऑफ द जेनेटिक्स सच एज जीन रेगुलेशन एंड डीएनए ट्रांसपोजिशन। अब इसी के साथ हमने क्या देखा, इसके अंदर जीन रेगुलेशन के जीन कैसे होते हैं, यहाँ पे आगे ओप्रोन्स की बात की है। ओप्रोन क्या करते हैं, जीन को ऑन ऑफ जीन रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ये सब जो होता है हमने इकोलाई के अंदर देखा। लास्ट बट नॉट लीस्ट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड इन इकोलाई। इकोलाई के अंदर ही हमारे पास जो था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन हुई थी। तो ये जो सी है इसकी कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं। अदर एरियाज ऑफ द कंट्रीब्यूशन में है सेल मेटाबॉलिज्म, नॉनसेंस सुप्रेसर, collinearity of the gene and the polypeptide and operon and the plasmid based drug resistant active transport। तो ये हमारे पास था इकोलाई मॉडल ऑर्गेनिज्म, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम दूसरे मॉडल ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे।